I, Mohammad Tahir Siddiqui, lecturer in economics, Government College for Men, Nazamud, Karachi. Today, I am giving a lecture on one of the key topics of economics and one of the most important topic of economics, that is macroeconomic objective. As you can see in the picture on slide, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, दुनिया की हर गवर्नमेंट जो है वो कुछ टारगेट सेट करती है ताकि उसकी इकनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, उस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, ताकि बेहतर से बेहतर जो है लोग सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकें. ऑल गवर्नमेंट सेट टारगेट्स फॉर द होल इकनॉमी. दीज आर समटाइम्स रेफर्ड एज मैक्रो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव. दीज आर लाइकली टू इंक्लूड द फॉलोइंग. और इसमें सबसे पहला जो इकनॉमिक टारगेट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है अ टारगेट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. कैसे इंश्योर करेंगे कि किसी इकोनॉमी के अंदर या किसी कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है. दैट इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन अ कंट्री टोटल लेवल ऑफ आउटपुट. एज हम स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, अ टारगेट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन अ कंट्री टोटल लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. मीन्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में किसी मुल्क के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. और इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही हम इंश्योर करते हैं कि वेदर पार्टिकुलर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या वो डिक्लाइन स्टेज पे जा रही है या फर्दर जो है वो बुरी हो रही है. जितना जीडीपी इंक्रीज होगा उतना ही उस मुल्क में रहने वाले लोगों की परचेसिंग पावर इंप्रूव होगी, उतना ही उस मुल्क में जो बिजनेस पोटेंशियल है, प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो रही होगी और एक कॉमन इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा होगा. यही वजह है कि हर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी कंट्री जो है वो ग्रो हो. टारगेट सेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, जैसे कि की इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, और इकोनॉमिक टारगेट जो है वो रखे जाते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही होती है. और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि जितना इकोनॉमिक ग्रो होगी उतना ही उस मुल्क में जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनको जो है फ़ायदा होगा. क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक वेलफेयर चाहती है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है. गवर्नमेंट अपनी ऑन सेक के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रही होती. यही वजह है कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका सबसे की मैक्रो इकोनॉमिक. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और समझना अच्छी तरह, गवर्नमेंट जब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनाती है तो उसका स्कोप बहुत वाइडर होता है, पूरी कंट्री के लिए होता है, पूरी इकोनॉमी के लिए होता है. उसमें ऑटोमेटिकली अदर ऑब्जेक्टिव जैसे माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो खुद ब खुद कवर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें कवर अप हो जाते हैं. यही वजह है कि कोई भी कंट्री हो, लाइक पाकिस्तान या दुनिया की एडवांस कंट्रीज, और जब भी कोई ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें तमाम अदर एरियाज जो है वो कवर अप हो जाते हैं. और उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसा कि हमने डिस्कस किया. उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है इस इशू को फेस कर रही है. ग्लोबल लेवल पे ये बहुत बड़ा फिनोमेनन है कि किस तरह जो है वो प्राइजेस को कंट्रोल किया जाए. इन्फ्लेशन को सिंपल लफ्ज़ों में डिफाइन किया जाता है, वो क्या है? अ टारगेट रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, द रेट एट विच कंज्यूमर प्राइजेस ऑन एवरेज इंक्रीजेज ईच ईयर. इन्फ्लेशन बड़ी बड़ी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद भी कर सकती है और किया है और कर देती हैं. इसलिए इसको भी कंट्रोल रखना, इसका भी एक टारगेट सेट किया जा रहा होता है और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इसको अचीव किया जाए. ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट था. तीसरा जो कि एक इशू है बहुत बड़ा, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इकोनॉमी के लोग फेस कर रही है, जो पूरी दुनिया में इशू है ये, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह आपने इंक्रीज करना है. लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल. कि हर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो उसकी कंट्री में हैं बेरोज़गार ना रहें. सही इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक टास्क है कि किस तरह उसने गुर्बत का जो है वो खात्मा करना है इकोनॉमी से. तो यही वजह है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ताकि गुर्बत का भी खात्मा हो, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ख़त्म हो, प्राइसेस को जो है वो कम किया जाए ताकि एक कॉमन इंडिविजुअल बआसानी जो है वो गुड्स को खरीद सकें, सर्विस को खरीद सकें, जो भी उसकी अवेलेबल आमदनी का जरिया है. सही इसी तरह, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी, जीडीपी, अभी हम जीडीपी की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आ रही है. जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था, तो व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है,
अभी हमने डेफिनेशन तो उसकी छोटी सी पीछे पढ़ी कि एक साल के दौरान किसी कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर is called gross domestic product. This measured in monetary terms. अब यहाँ monetary terms से मुराद क्या है कि उसको हम परसेंटेज वाइज मेजर कर सकें, डॉलर वाइज, रुपीज वाइज, इसे हम क्वान्टिटेटिव मेजर कहते हैं। एंड इन्फ्लेशन विल रेज द वैल्यू ऑफ जीडीपी। अगर इन्फ्लेशन की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहलाती। जैसे कहने के सच एन इंक्रीज इज नॉट एन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी अकर्स when the real level of GDP rises as a result of increase in the physical output of goods and services in an economy. सही है, क्या मतलब हुआ इसका? Let's suppose I am giving an example. हम 2020 में 2020 में लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज लास्ट ईयर हमारी जीडीपी थी 1000, मीन्स 1000 जो है वो क्वान्टिटी गुड्स थे और प्राइजेस थी 10 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई जीडीपी की? 10,000। 1000 को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 10,000 उसकी वैल्यू आ गई। नाउ वी आर मूव टू 2020। अब हमारी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो की परचेसिंग पावर वो स्टिल 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, बट अब प्राइजेस जो है वो गुड्स की वो ₹10 नहीं है, वो 20 हो गई। तो अब जीडीपी कितनी हो जाएगी? सिंपल इज दैट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को 20 से, 20,000। लास्ट ईयर जीडीपी आ रही थी 10,000 और अब जीडीपी आ रही 20,000। क्या इकोनॉमिक ग्रो हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक ग्रो कब होगी? जब परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स, जब रियल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। 10,000 से बढ़ के 20,000 उसकी वैल्यू तो बढ़ गई मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। बट यहाँ एक चीज समझ लें, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि मैंने यहाँ स्लाइड के अंदर मेंशन भी किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी अकर्स व्हेन द रियल लेवल ऑफ जीडीपी राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें तो फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्वांटिटी ऑफ गुड्स 2019 में 1000 थे और क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज में वो 2020 के अंदर भी। हाँ जी, तो समझ में आया एग्जाम्पल कि 2019 में भी जीडीपी 1000 गुड्स थी और 2020 में भी 1000 गुड्स, डिस्पाइट मॉनेटरी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही, 10,000 से 20,000 हो रही। तो इकोनॉमी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनचेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी बाइंग पोटेंशियल बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2000 हो जाते हैं और अब प्राइस जो है वो 20 होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे 40,000 हो जाती है। दिस रिप्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल लेवल ऑफ जीडीपी। इस हम बोलेंगे वाकई में आपकी कंट्री जो है वो ग्रो हो रही है, इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है कि लोगों की परचेजिंग पावर चेंज। आज पाकिस्तान में लोगों की एवरेज परचेजिंग पावर इम्प्रूव नहीं हो रही। हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही। होप्स के इन फ्यूचर में आने वाले वक्तों में इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट आए और गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही बाकायदा अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट को अचीव करने के लिए। और की रिसोर्सेज जो भी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सूरत में हो, चाहे वो लैंड की सूरत में हो, चाहे वो लेबर की सूरत में हो, चाहे वो कैपिटल की सूरत में हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। वी कैन से कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने ग्रोथ टारगेट अचीव करेगी और फिर एक की ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का वो अचीव होगा और उससे पूरे मुल्क के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। एक कॉमन इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा और वो बेहतर से बेहतर जो है अपना मेयार ज़िंदगी तब्दील करेगा, चेंज करेगा, सही तरीके से गुजारेगा। सही। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो रही होगी तो जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव जो भी हमने इनिशियली स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, फिर साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। सही है। यही वजह है कि ये चारों मिल करके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जाए, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, रिसोर्सेज यूज़ करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इसी तरह बेरोज़गारी के खात्मे के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन स्टेप उठाती है
ताकि कॉमन इंडिविजुअल उस मुल्क में रहने वाला बेरोजगार ना रहे, अपना म्यार ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजार रहा हो, और जो भी उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, खाने पीने के मामला हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, वो बआसानी वो सर्वाइव कर सकें। सही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अब ये एक और की ऑब्जेक्टिव है कि हर कंट्री जो है वो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बाकायदा। अभी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया, कैसे आप इंश्योर करोगे कि कोई इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है या उसकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है। हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उस कंट्री की, और उस जीडीपी के थ्रू हमें पता चलता है, हम इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है नहीं। जितना जीडीपी बढ़ेगी उस कंट्री की, उतना ही उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जीडीपी का डायरेक्ट ताल्लुक किससे? परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, प्रोडक्टिव पोटेंशियल से, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट से। यही वजह है कि जितना मुल्क की जीडीपी बढ़ेगी, उस मुल्क के अंदर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वो जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है वो उसके मुल्क के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और फिर जब एक वक्त ऐसा आएगा कि सरप्लस गुड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो फिर ना सिर्फ आप अपने गुड्स को आप अपने डोमेस्टिक मार्केटों में सेल करोगे, बल्कि ओवरसीज मुल्क से बाहर भी वो गुड्स आप सेल आउट करोगे। उससे आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सही। उस एक्सपोर्ट रेवेन्यू का डायरेक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एक और गवर्नमेंट का की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको किस तरह आपने इम्प्रूव करना है। सही। तो नेक्स्ट पेज पे उसकी डिटेल आ रही है, पढ़ते हैं उसको। जैसे कि हम यहाँ पहली हेडिंग स्लाइड के पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद दो हेडिंग वो नहीं आ रही ना। जैसे कि स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जब आएगा उससे क्या इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। हर गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस इन द लॉन्ग टर्म बिटवीन द वैल्यूज ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इम्पोर्ट दैट इज जैसा कि ब्रैकेट में मेंशन है, एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स द कंट्री सेल्स टू अदर, इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर मेजर्ड ऑन द एनुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आज पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलमोस्ट बहुत डिक्लाइन स्टेज पे है। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये कि हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन उस लेवल का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू नहीं आ रहा कि हमारे जो इम्पोर्ट के बिल हैं वो उसको पूरा कर सकें। तो जीडीपी जितना बढ़ेगी, हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट फ़ायदा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी आ रहा होगा कि जितना एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा आपके मुल्क के अंदर पैसा आएगा। और एक की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि आपका एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़े और इम्पोर्ट बिल बआसानी अदा हो जाए, ये इशू भी गवर्नमेंट बआसानी इस इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू अचीव कर सकती है। एंड देन अनदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और वह है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी। आज आप देख सकते हैं डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, 5 रुपये के अंदर, ऑलमोस्ट 150 प्लस में चला गया है, पाउंड 200 क्रॉस कर गया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एक्सचेंज स्टेबिलिटी हमारी करेंसी की नहीं है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी करेंसी में स्टेबिलिटी है, उसकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जब वो इन्वॉल्व हो, खासतौर पे उसका जो फ़ायदा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आ रहा होगा। सही है। यही बताया कि द गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रिवेंट वाइड स्विंग इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म ऑफ इट्स प्राइस विद अदर करेंसी। आज हम 5 रुपये की अगर बात करें तो उसके वैल्यू ऑफ करेंसी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडली स्विंग हो रही है, शूट अप हो जाता है एकदम से डॉलर, और आपके मुल्क की करेंसी जो है बिल्कुल ही डिक्लेयर जाती है, और उसका डायरेक्टली जो नुकसान होता है वो इम्पोर्ट बिल के ऊपर हो रहा होता है। तो फिर एक्सपोर्ट से जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि इम्पोर्ट बिल आप पे कर सकते। तो ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसी में एक्सचेंज रेट की वजह से पेमेंट जो है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास $1 लाख रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है, तो आपने तकरीबन $10,000 जो है वो पे कर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिक्लाइन होती जा रही है। ये बताएं कि हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और नेगेटिव से नेगेटिव होता जा रहा है। तो ये की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे। अगेन इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहला इसमें था कि इकोनॉमी किस तरह आपने ग्रो करनी है, अपने जीडीपी के थ्रू इकोनॉमी को मेजर किया जाता है कि वो ग्रो हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करना है,
एवरेज लेवल ऑफ प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह आपने मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़े ना और बहुत ज़्यादा कीमतें कम ना हो, कि डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता है सर्टेन स्टेज तक, सर्टेन पॉइंट तक तो डिफ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन बाद में डिफ्लेशन के भी नुकसान हैं, वो हम अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह आपने इंक्रीज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह आपने ख़त्म करना है, डिक्रीज करना है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना है, बेरोजगारी का खात्मा। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव क्या पड़ा हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको किस तरह आपने इंप्रूव करना है, और खासतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट। एक्सपोर्ट वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ही आपका जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेफिसिट से पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो रहा होगा। एंड देन एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, ये सारे मिलकर के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जब ये पांचों ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं और सही टाइम पे अचीव हो जाए तो यू कैन से कि वो इकोनॉमी जो है वो दुनिया के एडवांस कंट्री बन सकती है। फर्दर टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगेन ब्रीफली बस उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, नंबर 3 कंट्रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 4 इम्प्रूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड नंबर 5 एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी। अब इसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ की थोड़ी सी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर क्यों कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है, कंसिडर करती है कि इकोनॉमिक ग्रो हो। जैसे यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है व्हाई ग्रोथ इज कंसिडर्ड सो डिजायरेबल बाय कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस, इंक्लूड द फॉलोइंग। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है या फ़ायदा है गवर्नमेंट को या उस इकनॉमी को ग्रोथ का, या क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रोथ हो, higher real GDP increases the quantity of goods and services available for consumers, and this increase standard of living of people. जितना GDP बढ़ेगी मीन्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, मीन्स जो इकनॉमी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेस है, उसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा। सही ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे कंज्यूमर की डिमांड पूरी करेंगे, सही, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली लोगों का जो है वो इम्प्रूव होगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी ख़त्म हो जाएगा कि जब प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो यू नीड लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा रीज़न क्या है कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना फोकस करती है गवर्नमेंट, हायर लेवल ऑफ आउटपुट ऑफन लीड्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने जिक्र किया, विच विल इंक्रीज कंज्यूमर इनकम। जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना जीडीपी बढ़ेगी, मीन्स जितना इकोनॉमिक ग्रो होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सही, एम्प्लॉयमेंट लेवल जब बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, सही, उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो होगा। सही, और तो यही बताया कि एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। और रीजंस क्या है कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करती है, कंसिडर करती है गवर्नमेंट, दैट इज more resources can be devoted to desirable public sector projects such as गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एंड सो ऑन, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। रिसोर्सेज स्केयर भी हमने स्टडी के अंदर पढ़ा था। लेट्स सपोज अगर आपने हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लानी तो आपने अपने रिसोर्सेज हेल्थ सेक्टर से उठा करके एजुकेशन में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो जब इकोनॉमी ग्रो हो रही होगी, सही ना, जब मुल्क के अंदर जीडीपी बढ़ रही होगी तो आपको रिसोर्सेज डाइवर्ट नहीं करने पड़ेंगे, आप अपने सेवरल प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैंने एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लानी है, रिफॉर्म लानी है, तो मैं अपने सारे रिसोर्सेज हेल्थ ख़त्म करके एजुकेशन में डाइवर्ट कर दूँ, नहीं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर इकोनॉमिक ग्रो हो रही होगी। दैट्स वाई द रीज़न गवर्नमेंट इतना कंसिडर क्यों करती है कि उससे इकोनॉमी ग्रो हो। और बेनिफिट क्या है, और रीजंस क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड, और एक सर्टेन स्टेज के ऊपर आके वो एलिमिनेट भी हो सकती है अगर ग्रोथ सब्सटेंशियल इनफ होगी। जैसे यहाँ पर स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं नंबर 4 मिनट के अंदर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड और इवन एलिमिनेटेड इफ ग्रोथ इज सब्सटेंशियल इनफ एंड द बेनिफिट्स आर सफिशिएंटली डिस्पर्स्ड, और जो उससे बेनिफिट आ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं।
ऐसा ना हो कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, सेलेक्टिव लोगों पे खर्च किया जा रहा है, सेलेक्टिव एरियाज़ के ऊपर वो पैसा खर्च किया जा रहा है और दूसरे एरियाज़ को आपने बिल्कुल ही पैरालाइज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जो है बैलेंस रखेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं। तमाम जो आपके मेजर एरियाज़ हैं, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लानी है, एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लानी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी इम्प्रूवमेंट लानी है, सही ना, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में भी इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी है, रोड का निज़ाम भी बेहतर करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम आपने इम्प्रूव करना है और गवर्नमेंट के जो तरक्याती काम है सबको आपने बराबर बराबर जो है वो बजट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर डेफिनेटली पूरे मुल्क के अंदर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे और आने चाहिए। दैट्स वाई वन ऑफ द रीज़न कि गवर्नमेंट इतना क्यों कंसिडर करती है डिज़ायरेबल कि उसकी इकनॉमी के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ हो। और रीजंस क्या है? बिजनेस शुड एक्सपीरियंस हायर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट कंसर्न किससे है, कैसे इंश्योर होती है कि उसकी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो हो रही है? आप जीडीपी से मेजर करते हो। जितना जीडीपी इंक्रीज होगा उतने ही उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी। और जीडीपी का डायरेक्ट कंसर्न किससे है? जैसे कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बिजनेस शुड एक्सपीरियंस हायर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट नॉट इन द डोमेस्टिक मार्केट, ओवरसीज मार्केट में भी आपके प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो रहे होंगे और डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी आ रहा होगा। ऑल्दो स्लाइड के अंदर जो मेंशन दिस विल डिपेंड ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और आपको जो डिमांड की हम बात करते हैं तो हमें इलास्टिसिटी की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत फेमस टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इलास्टिसिटी सिंपल कहते हैं कि प्राइस की तब्दीली से आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके डिमांड में क्या तब्दीली आती है। इसको हम अपनी अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट बुलेट में पढ़ रहा हूँ कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना फोकस किया जा रहा होता है। हायर जीडीपी का मतलब क्या है? हायर जीडीपी मेक्स मोर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट थ्रू ग्रेटर इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड अ डिक्रीज बर्डन ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? बाइंग पावर लोगों की बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिसे हम टैक्स बोलते हैं वो भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, सही ना। अभी हमने पढ़ा कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा होगा, सही ना। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ रही होगी टैक्स की सूरत में। और जो सोशल बर्डन होता है गवर्नमेंट का, तरक्याती कामों पर पैसा कैसा खर्च होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये सारे वो रीजंस थी इसकी वजह, यही वो वजह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रो हो। और जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव अगर गवर्नमेंट सही तरीके से टाइमली बेसिस के ऊपर, यानी जो टारगेट का आपने टाइम पीरियड रखा है उसमें अचीव हो जाए तो हमारे सारे इकोनॉमिक इश्यूज ऑटोमेटिकली अगर ख़त्म नहीं हो रहे, एलिमिनेट नहीं हो रहे, आई डैम श्योर कि वो कंट्रोल ज़रूर हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप अपने तमाम ऑब्जेक्टिव को टाइमली बेसिस पे जो है वो अचीव कर रहे हो, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उस पर टाइम बाउंडनेस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। लेट्स सपोज आपका पेपर 3 घंटे का है, उसमें आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 5 सवाल 3 घंटे में अटेम्प्ट नहीं किए तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। तो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने 3 घंटे में ही वो पेपर सॉल्व करना है। डेट्स वाई गवर्नमेंट जब टारगेट सेट करती है तो वो टाइम पीरियड भी बता रही होती है कि सर्टेन प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगेगा और इतना इस पर जो रिसोर्स यूज़ होगा, चाहे वो लेबर की फॉर्म में हो चाहे वो पैसों की फॉर्म में हो, और फिर उसको उसी टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। सही, मैं अपने लेक्चर को यहाँ डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्दर जो टॉपिक रहते हैं इसके इकोनॉमिक, और ये भी हमने पहला टॉपिक थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसके बाद हमारा फेमस टॉपिक है इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, एंड देन नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बहुत अच्छे टॉपिक हैं और आज आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी ये सारे इश्यूज फेस कर रही है। मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।